Hello, everybody. Welcome back. I hope all of you are doing absolutely good. 5 chapters we have, 4 chapters we have completed, and today we are starting with chapter number 5, which is institutions supporting small business enterprises. In the earlier chapters, हम लोग ने सीखा कि there are what are the different types of government schemes, जैसे कि Startup India scheme, Stand Up India scheme, there is Pradhan Mantri Mudra Yojana. All that we have learned in the earlier chapters. Now, in this chapter, what are we going to study? Firstly, we will understand why government should support startups. Why government should support startups, and secondly, why startups and how startups support government. Two things. Yeah, why government as a government? Why government should support startups? Why government should support startups? And secondly, कि how startups support government. तो मतलब vice versa कि why startup and government both are relevant in today's era. Why both of them are very very beneficial to each other. तो वो लोग अपन इसमें देखेंगे. Second, this was first part. Second part would be consisting of different government initiatives, different government institutions. मतलब सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, देन एट स्टेट लेवल्स पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं. सो ऑल दोस थिंग्स सॉरी, सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है, देन एट स्टेट लेवल पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है विच आर मेकिंग पॉलिसीज, विच हैव स्कीम्स, विच हैव इंसेंटिव्स फॉर द स्टार्टअप्स टू प्रमोट स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया. तो दैट इज अबाउट सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट एसोसिएशन, लाइक देयर इज एसोकेम एंड देन एफआईसीसीआई. सो ऑल दैट वी विल व्हेन वी मूव in that portion, then we will deep dive into that and what is it and how it's going to help us as a entrepreneurs, as a founders of a business. एंड फोर्थ पार्ट इज बेसिकली एंजल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे. अब एंजल नेटवर्क्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ. एंजल नेटवर्क्स, एंजल इन्वेस्टर्स आर द वंस हु इन्वेस्ट इन द बिजनेस एट द वेरी अर्ली स्टेज. जब आपके पास खाली सिर्फ आइडिया होता है, जब एक सिंगल व्यक्ति, एंजल इन्वेस्टर्स कैसे होते हैं, इट इज काइंड ऑफ एक सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है, एक एचयूएफ हो सकता है, जो कि एक बिजनेस के अंदर इनिशियली हेल्प करता है. तो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एंजल इन्वेस्टर. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. As you can see here, chapter number 5, institutions supporting small business enterprises. Firstly, government and startup relationship, why government should support startup and how startup supports back government. Then government institutions, what are central level and what are state level institutions which are there in India. Then third is external association, ASOCHAM, and then FICCI, which I already talked about you. And we will learn these terms, what are these in the whenever this comes in the subsequent part of the chapter. देन एंजल नेटवर्क्स, इंडिया के अंदर एंजल नेटवर्क्स का इकोसिस्टम कैसे है और कौन कौन से बड़े नाम से जो कि इंडिया के अंदर आज फेमस है एंजल नेटवर्क्स के नाम से. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट व्हिच इज व्हाई गवर्नमेंट इन स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन. इन दिस व्हाई द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट स्टार्टअप. व्हाई डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट शुड बी सपोर्टिंग स्टार्टअप? गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा अगर वो स्टार्टअप को सपोर्ट करेगी? तो सबसे पहली बात तो क्या होगी कि एक तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है स्टार्टअप को, उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यूज आएगा. कैसे आएगा? इससे क्या होगा कि जॉब क्रिएशन होगा. एक टैक्स रेवेन्यूज आएगा, एक दूसरा जॉब रेवेन्यूज होगा, जॉब का क्रिएशन होगा. कैसे होगा? अगर गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है, अगर गवर्नमेंट लेके आती है पॉलिसीज, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट लेके आती है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, बोलते हैं कि नहीं स्टार्टअप्स, अगर आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया है और अगर गवर्नमेंट उसको अप्रूवल दे देती है, तो आप एक बिजनेस चालू करोगे तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा. तो फर्स्टली व्हाई गवर्नमेंट शुड सपोर्ट स्टार्टअप? फर्स्टली कि गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के थ्रू जॉब क्रिएशन होता है. सेकंडली टैक्स रेवेन्यूज का जनरेशन होता है. टैक्स, अभी कोई बिजनेस चालू किया मैंने आज, ठीक है, देयर इज सर्टेन एग्जम्पशन, टैक्स एग्जम्पशंस गिवन फॉर अ सर्टेन पीरियड. लेकिन अगर मेरा बिजनेस अच्छा चला फ्यूचर में, तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यूज का कलेक्शन होगा. सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि अपन लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी, इससे क्या होता है, एक कंज्यूमर्स के पास में भी चॉइस बनता है. थर्ड पॉइंट की कंज्यूमर्स के पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस अवेलेबल रहती है. अभी कोई एक बंदा एक बिजनेस लेके बैठा हुआ है और एक कोई बंदा आ रहा है जो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस लेके आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ इनोवेशन लेके आ रहा है. तो उससे क्या है कि कस्टमर का, जो अल्टीमेट कस्टमर्स है, उनका लाइफ सॉर्टेड हो रहा है, उनका लाइफ थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, उनको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. ठीक है, उनको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट भी मिल जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज भी मिल जाती है. सो दैट इज द थर्ड वन की इससे क्या होता है कि वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होता है. फोर्थ वन, इंडिया की जीडीपी के अंदर ग्रोथ होता है. इंडिया के अंदर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बढ़ता है. और इंडिया मतलब जो अभी जो करंटली थर्ड लार्जेस्ट
जीडीपी है, जिस थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर, सो इट्स फिफ्थ लार्जेस्ट है, तो सून इट इज गोइंग टू बी थर्ड लार्जेस्ट इन द अपकमिंग फ्यू 2-3 इयर्स के अंदर थर्ड लार्जेस्ट पे पहुंच जाएगी, तो इंडिया का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स व्हाई द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट स्टार्टअप। सो नाउ लेट अस रीड इट। बिल्ड अ स्ट्रांग सिस्टम ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप by attracting talent. It attracts talent, investments, and collaboration, creating a cycle of growth and knowledge sharing. So as I told you, इससे अट्रैक्ट करना, हम लोग क्या अट्रैक्ट करते हैं एक टैलेंट को, टैलेंट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। वी अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन एज वेल। Foreign institutional investors do invest in India. A lot of money, a huge chunk of money is being invested by them. तो वो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है जिससे कि अंदर इंडिया के अंदर जो होता है ना, जैसे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है, तो दैट वो एक साकार होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, जो सपना है। देन ऑल्सो प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्क टेकिंग। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क इजी कर देती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, अगर गवर्नमेंट इजी पॉलिसीज लेके आती है, तो इससे कोई भी बंदा आके बिजनेस कर सकता है, और उसका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, तो थोड़ा रिस्क लेके सोचेगा यार गवर्नमेंट अपने को सपोर्ट कर रही है, तो व्हाई शुडंट वी स्टॉप, व्हाई शुड वी स्टॉप, वी शुड आल्सो मूव फॉरवर्ड एंड डू समथिंग। सो वैसा एक क्या है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो कीड़ा है वो जागता है, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारा थोड़ा बढ़ता है। Then introduces groundbreaking technologies and business models. अब नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कि नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एक नया इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है नए नए तरीके के बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, नए नए तरीके के रेवेन्यू जनरेशन सोर्स इकट्ठा हो रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट अलग अलग टाइप के रेवेन्यूज, अलग अलग टाइप की टैक्सेस चार्ज करके उनसे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। So these are certain factors. Then there is, it helps in achieving economic growth. Already हमने पढ़ा कि already we have understood कि इससे क्या होता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। जो आज वर्ल्ड लार्जेस्ट फिफ्थ इकोनॉमी है इंडिया, वो कुछ समय के अंदर थर्ड लार्जेस्ट भी बन सकती है, बनने वाली है बाय द एंड ऑफ 2027 और बाय द एंड ऑफ 2030 मैक्सिमम वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स व्हाई द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट स्टार्टअप। देन हाउ गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्टार्टअप। गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों करना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट कैसे कैसे तरीके से गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है। पहले तो पॉलिसी का फ्रेमवर्क। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी फ्रेमवर्क। हम लोग जब बोलते हैं ना कि पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो उसके अंदर आता है कि जो गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस होती है, अगर आपको एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं प्रोसीजर्स रहते हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेसेस है उनको अगर गवर्नमेंट सिंप्लीफाई कर देती है, गवर्नमेंट अगर उन प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करती है, देन इट बिकम्स वेरी इजी। एज अ पर्सन यू आर फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, लेकिन अगर आपको फाइनेंस का बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, देन हाउ यू विल नो स्टार्ट विद द बिजनेस। आपको ये भी नहीं मालूम कि ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती है, उसके बाद में कौन कौन सी कंपनीज मतलब कौन कौन से बिजनेसेस को डीपीआईटी का रजिस्ट्रेशन मिलता है, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन दिस मॉड्यूल, इन दिस एंटायर सीरीज। बट एज अ पर्सन फ्रॉम टेक बैकग्राउंड और एनी अदर बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, आपको नहीं मालूम रहेगा इन सब टेक टर्म्स के बारे में। तो अगर ये प्रोसेस एक स्ट्रीमलाइन हो जाए, एक सिंप्लीफाई हो जाए ये प्रोसेस को, तो क्या कर सकता है, कोई भी बंदा हिम्मत कर सकता है कि ओके लेट्स गो एंड डू दिस बिजनेस, ऑलराइट। तो इससे क्या होता है, पॉलिसी फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट क्या होता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कम करती है। स्टार्टअप्स के केस के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे सेल्फ सर्टिफिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, मतलब आप खुद ही अपने स्टार्टअप को सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो। इससे आपको क्या है कि मतलब ज्यादा ऐसा नहीं है कि ज्यादा प्रोफेशनल्स का हेल्प लेना पड़ता है, एंड नॉट इन ऑल द केसेस यू कैन सेल्फ सर्टिफाई, बट मेनी ऑफ द केसेस दैट आर अवेलेबल, जहां पे आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब वो क्या बोलते हैं, ऑप्शन अवेलेबल रहता है। सो दोस काइंड ऑफ मतलब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कम कर देती है, ताकि एक बर्डन ना हो एज अर्ली स्टेज स्टार्टअप, जहां पे आपका मेन फोकस बिजनेस को बिल्ड करना होता है, नॉट रदर देन कंप्लाइंग विद द regulatory requirement. You should comply with the regulatory requirement, but the regulatory requirement are very very small, very small. Okay, so that's what it reduces regulatory burdens, streamline the bureaucratic processes, and provide incentive for the startup. Incentive in the form of funds available, funds provide करती है, और भी different different तरीके की government grants provide करती है, plant and machinery की कभी कभी help कर देती है। So depending upon the startup, they provide policies बनाते हैं, ताकि अभी जैसे स्टार्टअप इंडिया बनाया इन्होंने, स्टार्टअप इंडिया स्कीम बनाया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर इफ यू आर गेटिंग रजिस्टर्ड, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एग्जम्पशंस, लेकिन उसके साथ में आपको काफी सारी कंडीशंस को भी कंप्लाई करना पड़ता है। सो दैट इज की पॉलिसी फ्रेम स्टार्टअप इंडिया लिखा है, वहां पे अगर आप डीपीआईटी रजिस्टर्ड हो 3 साल के लिए आपको टैक्स नहीं देना, 3 consecutive years के लिए इन द फर्स्ट 10 years ऑफ योर इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद में आपको बहुत सारे
जो एंजल नेटवर्क्स है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स है, उनके साथ में गवर्नमेंट आपको टाई अप करवा देती है, उनको आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवाती है कि सी दिस इज द बिजनेस एंड दीज आर द इन्वेस्टर्स हु कैन इन्वेस्ट इनटू योर बिजनेस। तो आपको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो पॉलिसीज लेके आती है गवर्नमेंट, नई नई, नॉट दे आर रिड्यूसिंग द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग न्यू पॉलिसीज इनटू द सिस्टम, ताकि अलग अलग तरीके के अलग अलग तरीके से लोगों की बेनिफिट, लोगों की मदद की जा सके। जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में अपन ने पढ़ा था। सो दोज आर सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिसीज व्हिच आर गवर्नमेंट कमिंग अप विद। देन एक्सेस टू फंडिंग व्हिच आई ऑलरेडी मेंशनड यू, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में अपन ने पढ़ा था, वेयर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ किशोर, शिशु एंड वन मोर वाज देयर। सो थ्री टाइप्स ऑफ स्कीम्स आर देयर, जहां पे आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग ग्रांटेड, वहां पे आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपको ग्रांट की जाती है एज अ टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो फंडिंग को प्रोवाइड करता है। सेकेंडली वीसीज के बारे में मैंने बताया कि वीसीज के साथ में टाइप करवा देते हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्री एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क्स, तो वो आपको डायरेक्टली हेल्प करते हैं। एंजल नेटवर्क्स, एंजल इन्वेस्टर का नेटवर्क है, उसके साथ में आपको रूबरू करवा देते हैं। तो दोज आर सर्टेन parameters which can on the basis of which they provide you funding support. All right, then infrastructure and incubation facilities. Abhi incubator, in accelerator, these are two terms which are very similar. So this or both the two terms we are going to study in chapter number 8. वहां पे हम लोग इंक्यूबेटर क्या होता है, एक्सेलरेटर क्या होता है, दोनों के बारे में डीप में स्टडी करेंगे। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्यूबेशन फैसिलिटीज। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्यूबेशन क्या होता है? इंक्यूबेशन मतलब इनिशियली जब आपके पास में एक खाली बिजनेस आइडिया, यू डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट, तो वहां पे आपको गवर्नमेंट क्या करती है, पूरा का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग, इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। आपके पास में मतलब रिसोर्सेज बिल्डिंग, आपके पास में अगर प्लांट एंड मशीनरी का रिक्वायरमेंट, तो गवर्नमेंट आपको गाइड करती है। सो दोज काइंड ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स वो एस्टैब्लिश करते हैं, जो आपको वेरियस टाइप ऑफ facilities provide करते हैं, as in the form of mentorship, networking opportunities, access to funding. So all these kind of क्या बोलते हैं, आपको help government provide करती है आपको। So this is one of the way by government, by which government helps you in making your startup successful. Developing incubator and accelerators, research parks can provide startup with essential resources, mentorship, networking opportunities, and access to state-of-art facilities. क्या होता है, आपके पास बिजनेस आइडिया है, बट यू हाउ टू एग्जीक्यूट इट, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं, दे कैन मेक देयर प्रोडक्ट मोर इफेक्टिव। तो इससे क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ आपको रहने के लिए यूटिलिटीज प्रोवाइड करती है, आपको रहने के लिए जगह देती है, आपको वहां पे इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करती है। सो ऑल दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। Then skill development and capacity building. Skill development with respect to providing education with respect to your sector. Skill development with respect to providing knowledge. Skill development with respect to making you scalable into your business. और एक तो आपके आपके अंदर की स्किल्स को इम्प्रूव करना है। अगर आपके टेक वाले बंदे हो, अगर आपका कोडिंग स्किल्स अच्छा नहीं, तो दे प्रोवाइड यू विद फैसिलिटीज, ताकि ना आपका अपना कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सको। ऑलराइट, collaborate with educational institutions, industry, skill development and capacity building. Capacity building with respect to, you are collaborating with what? Collaborating with collaborating with educational institutions, research center, training centers, जहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन रहता है, एंड दे कम अप एंड टीच यू कि हाउ टू डू बिजनेस। अगर सपोज कीजिए कि कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक ऑलरेडी कोई, अभी जैसे अपन सब्सिक्वेंट, चलो लेट्स डिस्कस दिस इन द सब्सिक्वेंट पार्ट, जब अपन अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात करेंगे, तो वी विल मूव ऑन टू दैट। Then market access and networking. गवर्नमेंट के पास में एक प्री एस्टैब्लिश नेटवर्क होता है, वहां पे उनको मालूम है कि कहाँ पे कस्टमर बैठा है, कहाँ पे बायर बैठा है। इफ योर प्रोडक्ट इज समथिंग दैट इज मीटिंग सम ऑफ देयर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, तो डायरेक्टली आपको कनेक्ट करवा सकते हैं कि दिस इज यू आर द सेलर, दे आर द बायर, एंड यू के बोथ गेट कनेक्टेड। गवर्नमेंट अपने जो क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट की अलग स्कीम्स होती है अदर देन स्टार्टअप से रिलेटेड, अदर जो स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, तो वहां पे भी गवर्नमेंट आपके अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज, अगर गवर्नमेंट की जो अदर स्कीम्स है फॉर द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेसेस इन द इंडिया, तो उससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपको जैसे आपके पास में आपको डायरेक्टली मार्केट का एक्सेस दे सकती है, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने उन स्कीम्स के अंदर काम में ले सकती है। सो दैट इज हाउ गवर्नमेंट आल्सो सपोर्ट स्टार्टअप। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन, आईपी प्रोटेक्शन देती है। अभी अपन लोग पढ़ेंगे इन द सब्सिक्वेंट पार्ट, आईपीओ, दैट इज इंटेलेक्चुअल पेटेंट ऑफिस। तो
नॉट इंडियन पेटेंट ऑफिस, आईपी इज नथिंग बट इंडियन पेटेंट ऑफिस, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे अगले थोड़े 10-15 मिनट आधे घंटे के बाद में, अपन लोग उस पॉइंट पे भी आएंगे। तो एंचरिंग रोबस्ट टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन इज एसेंशियल फॉर इंसेंटिवाइजिंग इनोवेशन एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप। आपको क्या करती है, इजी एंड क्विक एक्सेस प्रोवाइड करती है विद रिस्पेक्ट टू आईपी। अगर आपका कोई बिजनेस का एक अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है अगर आपको देना है, तो वहां पे एक फास्ट ट्रैक राइट्स का भी आपको गवर्नमेंट ऑप्शन देती है, ताकि आप अपने बिजनेस को जल्दी से जल्दी सिक्योर कर लो, नहीं तो कोई आपके बिजनेस को कॉपी कर सकता है। सो दैट आल्सो दोस काइंड ऑफ राइट्स आल्सो इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ऑलराइट, सो दीस आर द फैक्टर्स हाउ गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्टार्टअप। ठीक है, देन हाउ स्टार्टअप कैन सपोर्ट गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने बोला कि हम स्टार्टअप को कैसे सपोर्ट करते हैं, अब स्टार्टअप बोल रहे हैं कि हम आपको कैसे सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो जॉब क्रिएशन, मैंने पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट जब एक नया बिजनेस होता है, तो चाहे भले वो छोटा से छोटा बिजनेस भी क्यों ना हो, अगर एक जने को भी वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो देयर इज सम काइंड ऑफ जॉब क्रिएशन। अब आप देखोगे इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, मतलब आई जस्ट कांट लिस्ट आउट द नेम्स आल्सो। इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स बन चुके हैं जहां पे आज हजारों की, लाखों की, करोड़ों की संख्या में आज लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। जोमेटो आज कितने फूड डिलीवरी पार्टनर्स होंगे उनके, आज स्विगी का कितने फूड डिलीवरी पार्टनर्स होंगे, आज ओयो ग्रूम्स के अंदर अगर आप जाके वहां पे ठहरते हो, तो वहां पे कितने लोगों को नया एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वहां पे स्वीपर्स जो सफाई करने वालों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वहां पे जो मैनेजर्स उनको बिठाने पड़ रहे हैं, ओयो वालों को अपना टीम के लिए हायर करना पड़ रहा है बंदों को। तो see the amount of money which is being generated for the people at the very lower stage, alright, तो जॉब क्रिएशन होता है इससे। ठीक है, hiring skilled workers, generating employment opportunities, these are the ways by which a startup can support government by way of creating job, बिकॉज इंडिया के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी वेरी हाई, तो वो थोड़ा कम होता है, इससे गवर्नमेंट का भी टेंशन थोड़ा कम होता है, गवर्नमेंट को भी फिर बेरोजगारी भत्ता वो जो देते हैं ना, मनरेगा, ऑल दो स्कीम्स, द गवर्नमेंट हैज टू नॉट स्पेंड सच a huge money on those kind of projects जब एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑलरेडी हो रहा है इंडिया के अंदर। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ऑल दो स्टार्टअप्स, जो भी आप नए नए स्टार्टअप्स के बारे में देखोगे ना, सारे के सारे कुछ ना कुछ नया इनोवेशन लेके आए, कुछ ना कुछ नया उनका प्रोडक्ट था, कुछ ना कुछ नया उनका टेक्नोलॉजी था। तो इससे क्या होता है, नए नए टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर करके, इतनी टेक्नोलॉजी को यूज कर करके हमारा लाइफ को इतना आसान बना दिया है। रोबोटिक्स, रोबोट जो हमारे चलते हैं, तो क्या करते हैं, वो क्या काम कर सकते हैं, मतलब दैट वी कांट इवन इमेजिन। ड्रोन्स के थ्रू हम लोग वी कैन डू शिपिंग, करेक्ट, नॉट इन इंडिया बट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट, ड्रोन्स के थ्रू शिपिंग हो रही है, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्रोन्स के थ्रू शिपिंग हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है। सो दीज इनोवेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के थ्रू भी स्टार्टअप्स बिजनेस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। टैक्स रेवेन्यू जनरेशन, कॉर्पोरेट टैक्सेस, इनकम टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, मेरे को इसके बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग सब फाइनेंस वाले बंदे हैं। अब अगर आप कोई भी सर्विस भेज रहे हो तो आईडीटी लगता है, अगर आपने जो पैसा कमाया आपकी पर्सनल इनकम उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है, अगर आप कंपनी बना के बैठे हो तो आपके कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से टैक्स लगता है। तो ऑल these ultimately leads to revenue generation in the form of taxes for the government। सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स, अब कई सारे स्टार्टअप्स जैसे कि गूंज फाउंडेशन, यू वुड हैव हर्ड ऑफ, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ह्यूमन नीड्स को, जैसे कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो कि दे आर नॉट दे आर नॉट फाइनेंशियली वायबल टू मेट देयर फाइनेंशियल नीड, देयर बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिलता उनको टाइम पे, सो गूंज फाउंडेशन हेल्प्स देम इन those kind providing those kind of aspects। अभी गवर्नमेंट के ना काफी सारे इनिशिएटिव चलते हैं, जैसे कि राशन कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सबसे wheat at very subsidized rates। तो अब क्या होता है कि अगर those kind of foundations जैसे कि गुड्स फाउंडेशन है, और भी काफी सारे फाउंडेशंस है, काफी सारे स्टार्टअप्स इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से, जो कि बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं, तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है इन दोस सब्सिडाइज, प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज गुड्स और अदर काइंड ऑफ थिंग्स, तो वहां पे गवर्नमेंट का खर्चा कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे भी गवर्नमेंट को एक तरीके से मदद मिलती है। यू हैव हर्ड कि सेविंग एक्सपेंसेस इज इक्विवेलेंट टू अर्निंग, अगर आप पैसा बचा रहे हो, खर्च कर नहीं कर रहे हो, तो वो इक्विवेलेंट टू अर्निंग ही है। ऑलराइट, सो इन दिस फॉर्म आल्सो गवर्नमेंट क्या मतलब स्टार्टअप्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। एड्रेसिंग इश्यूज सच एज हेल्थ केयर के अंदर भी नई काफी सारे स्टार्टअप्स आए हैं। there are startups, when I used to work there was a startup called Kites, they provide healthcare services to the old age people। तो उससे क्या होता है कि एक समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, करेक्ट। सो वो क्लीन एनर्जी
poverty alleviations, तो they are like उससे बहुत सारे issues solve हो जाते हैं, ठीक है. Then partnership and collaboration, partnership within India, partnership outside India से investments आते हैं, ठीक है. तो इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रहा है, तो अल्टीमेटली वो भी गवर्नमेंट को किसी ना किसी फॉर्म में रेवेन्यू जनरेट करके देके जाएंगे. तो yeah, public-private partnership, innovative challenges, technology pilots, etc. Leveraging government resources, expertise, and network, startup can accelerate their growth and scale their impact. So these are certain points by which by which a startup can support government. Then there is fact. There is a fact which is 2022 old हो गया, लगभग 2-2.5 साल हो गया उसको, but still we should read it out once for our understanding. The country's startup culture is accelerating due to the demographic dividend and the lack of government jobs. India now boasts the third largest startup ecosystem in the world. Third largest startup ecosystem in the world as on August 29th, 2022, with over 79,000 BPIIT registered startup firms disbursed throughout 656 districts. आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ ना, इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट से एक स्टार्टअप है, इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट से एक स्टार्टअप है इंडिया के अंदर. एंड ये जो 77,000 का जो नंबर दिया हुआ है, दैट इज 2022 का. प्रेजेंटली इट इज समवेयर अराउंड 1 लाख. आज 1 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स ऑलरेडी इंडिया के अंदर हो चुके हैं. आई डोंट नो हाउ मच ऑफ देम आर सक्सेसफुल, बट some sort of employment generation, some sort of tax generation is being happening for the government, and which is ultimately leading to the betterment of India. That's what I want to say. ठीक है. अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस चलते हैं which helps government, which helps startup. So there are central level institutions and there are state level institutions. So there are central level institutions and there are state level institutions. Let us first finish this state level institutions. अब क्या होता है कि स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर आप अपने आईसीआई मॉड्यूल में देखोगे ना, तो उन्होंने बहुत मतलब हर स्टेट्स के एक एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया हुआ है. जैसे कि आंध्र प्रदेश इनोवेशन सोसाइटी, दैट इज APIS आंध्र प्रदेश. देन बिहार एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एजेंसी, त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टार्टअप JK इनोवेटिव इनिशिएटिव्स बाय जम्मू एंड कश्मीर. सो हर स्टेट का किसी ना किसी कोई कुछ ना कुछ नेम है विच सपोर्ट स्टार्टअप इन सम ऑफ द अदर फॉर्म, स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं. एक एक के बारे में पढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड आई डोंट थिंक सो कि वहां पे कुछ मतलब एक एक के बारे में ऐसा, अगर आप क्विक अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर कोई स्टेट का नाम दिया हुआ है और सम सॉर्ट ऑफ एक बार अगर आप रीड आउट करोगे ना इसको, तो यू विल बी एबल टू रिटेन कि अच्छा ये कौन सा स्टार्टअप इनिशिएटिव है और कौन से स्टेट से रिलेटेड है. तो आई वुड रिकमेंड कि ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज देयर ओन स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम. फॉर इलस्ट्रेटिव लिस्ट रेफर आईसीआई मॉड्यूल पेज नंबर 5.12 टू 5.17. 5 पेज के अंदर आईसीआई ने मतलब क्या किया कि हर स्टेट के बारे में मतलब स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस की पूरी लिस्ट दी है. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीड इट वंस एटलीस्ट. एक बार इसको आप आईसीआई मॉड्यूल खोल लेना अपने मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, एक 5 पेज आप एक बार फटाफट से ग्लांस कर लेना, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि क्या क्या तरीके के स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर है. Now, moving on to the central level institution, which is more important from your exam perspective. Department for Promotion of Industry and Internal Trade. DPIIT के बारे में अपन ने 50 बार पढ़ लिया अभी तक कि DPIIT क्या है. But let us, then there is नीति आयोग. Then there is नीति आयोग के बारे में सबने सुना होगा, but let us see कि what type of schemes launched by नीति आयोग which are helping startup culture in India today. Then SIDBI, Small Industrial Development Bank of India. Then there is NRDC and then Indian Patent Office, IPO. So now let us deep dive into one by one. Central level institutions के अंदर सबसे पहला आता है Department for Promotion of Industry and Internal Trade. This is basically DPIIT. So this is an initiative which is launched by this is a crucial government agency under the Ministry of Commerce and Industry. This is under the Ministry of Commerce and Industry, responsible for formulating and implementing policies to promote industrial development, foreign trade and internal trade in India. To promote industrial development, foreign trade and internal trade in India. DPIIT एक Ministry of Commerce and Industry के द्वारा established एक agency है, that you should remember. Alright. One of its key flagship programs is in Startup India scheme, which we have Startup India Initiative 2016. Launched in 2016 to nurture and accelerate the growth of startups across various sectors. And under Startup India, DPIIT offers a range of benefits and incentives to startups, including. So,
डीपीआईआईटी के बारे में अपन ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि डीपीआईआईटी क्या होता है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है, उसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, दैट आल्सो वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1। लास्ट पार्ट दिस इज स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के अंदर अपन ने पढ़ा था, द पार्ट बी ऑफ चैप्टर नंबर बी, जहाँ चैप्टर नंबर 1 के पार्ट बी में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करके एक पॉइंट था लास्ट में, वहां पे डीपीआईआईटी के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो दिस इज व्हाट अ ब्रीफ ओवरव्यू दिया हुआ डीपीआईटी का। अब इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, रिकॉग्निशन एंड सर्टिफिकेशन। रिकॉग्निशन विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप डीपीआईटी रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो तो आपको स्टार्टअप का दर्जा दिया जाएगा इंडिया के अंदर। एंड सेकेंडली, आप टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अवेलेबल रहोगे। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड देयर कि आपको फर्स्ट 10 इयर्स के अंदर, फर्स्ट 10 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक, कोई भी 3 साल के अंदर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक आप टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हो, मतलब आपको एक भी रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी फॉर टैक्स एग्जेम्पशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंसेस, जैसे कि मैंने बताया था पहले कि कहीं कहीं जगह पे आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंसेस का भी ऑप्शन अलाउ होता है। एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज, और गवर्नमेंट की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज और प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज आती है, वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलता है डीपीआईटी अगर आप रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो तो। देन देयर इज स्टार्टअप इंडिया हब। स्टार्टअप इंडिया हब बोले तो एक ये हब बोले तो हब का मतलब अपन सब समझते हैं जहां पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी बनाते हैं। सो दैट काइंड ऑफ, दिस इज स्टार्टअप इंडिया हब, जहां पे इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, उसके बाद में और क्या होता है, और कौन हो सकता है, सो दोज ऑल ऑफ देम कम टुगेदर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, जहां पे स्टार्टअप भी रहता है, इन्वेस्टर भी रहता है, कस्टमर भी रहता है, ऑल ऑफ देम आर टुगेदर। अगर एक बिजनेस है, मेरे को एक, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, और वहां पे उस हब के अंदर अगर कोई, मान लो कोई वैसा बंदा बैठा है जो इस तरीके का बिजनेस कर रहा है, तो आई कैन डायरेक्टली रीच आउट टू हिम एंड देन इन्वेस्ट। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरे को कोई फंडिंग चाहिए और मेरे को पता है कि वो इन्वेस्टर इस तरह के बिजनेसेस में ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तो मेरे को एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि मैं उनके पास में रीच आउट करके आई कैन गेट फंडिंग फ्रॉम देम। तो एक स्टार्टअप इंडिया हब इज बेसिकली अ सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट, सिंगल point contact platform for startups to access information, resources, and support services. Also nurtures incubator and accelerator for supporting startups. Incubator accelerators भी वहां पे अवेलेबल रहते हैं जो कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। देन फंडिंग सपोर्ट। फंडिंग सपोर्ट के अंदर अगर मैं गवर्नमेंट डीपीआईटी स्टार्टअप की बात करूं तो अपन ने startups through various channels including the funds for startups, FFS, funds for startup scheme होता है, एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम्स अवेलेबल होती है, मतलब गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करता है। अगर आप एक डीपीआईटी रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ यू कि भाई अगर इसने डिफॉल्ट किया तो मैं पे करूंगा इसके लिए। तो वो एक बेनिफिट मिलता है कि एक सपोर्ट मिलता है आपको फंडिंग लेने के टाइम में, ठीक है। और इसमें दे गिव ग्रांट्स अप टू 30 and 50 lakhs INR डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर वंस, एंड वंस अदर कंडीशंस आर मेट, मतलब इसमें 30 से 50 लाख रुपए तक के ग्रांट्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अगर आप कुछ सर्टेन कंडीशंस को मीट आउट करते हो। वो कंडीशंस आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है, सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट ऑल दैट। तो फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। रेगुलेटरी रिफॉर्म, सिंप्लीफाइंग रेगुलेटरी प्रोसेसेस एंड रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स फॉर स्टार्टअप। ये अपन ने पढ़ा था कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आते हैं, कई सारे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया है उन्होंने, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस थे उनको भी उन्होंने हटा दिया है। तो अभी तो बहुत, मतलब वो सुधार लेके आ रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। एंड देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इन्वेस्टमेंट टू आउटसाइड इंडिया, मार्केट एक्सेस फॉर स्टार्टअप्स, अलग अलग मार्केट में एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज है तो अलग, आपको अलग कंट्रीज के अंदर भी आप जाकर के अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑफर कर सकते हो। तो दीज आर बेनिफिट्स जो कि अगर आप इंडिया रजिस्टर्ड हो तो, डीपीआईआईटी रजिस्टर्ड अगर स्टार्टअप हो तो। देन देयर इज नीति आयोग। व्हाट इज नीति आयोग? नीति आयोग स्टैंड फॉर, व्हाट इज नीति स्टैंड फॉर, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग हम लोग ले सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट इज अ पॉलिसी think tank of the government of India that tasked with providing strategic and directional inputs across sectors to facilitate sustainable development and economic growth। काफी सारी जगह पे आपने सुना होगा कि नीति आयोग ने ये कर दिया, नीति आयोग ने वो कर दिया। इसका मेन पर्पस इन द स्टार्टअप का कॉन्टेक्स्ट is to provide a good direction to the startups. It can be in the form of providing different kinds of schemes. जैसे कि one of the key initiatives in this regard is Atal Innovation Mission, AIM, Atal Innovation Mission. This is a very good point जहाँ से एक MCQ आ सकता है। तो मतलब ये जो जितने भी स्कीम्स ना DPIIT और वगैरह, ये अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि टैक्स रेवेन्यू जनरेशन, तो बेसिक अगर आपको फंडा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से टैकल कर सकते हो। देन देयर इज नीति आयोग के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि अटल इनोवेशन मिशन।
अटल इनोवेशन मिशन के अंदर उनके तीन तीन तरीके के एक सेकंड, हाँ, तीन तरीके के उनके इनिशिएटिव चलते हैं। फर्स्ट इज अटल इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन का मतलब मैंने आपको बताया था। इंक्यूबेशन बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि एक स्टार्टअप की सिर्फ आइडिया अगर आपके पास में है और आप उनको जाके बोलते हो कि सर मेरे पास ये आइडिया है, अगर उनको जेन्युइन लगा तो आपको वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन से आपको रहने के लिए जगह देंगे, आपको खाने पीने के लिए जगह देंगे, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए जगह देंगे, आपको नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, आपको फंड्स प्रोवाइड करेंगे, वो सारा का सारा काम आपको करके देंगे। अगर आपके पास सिर्फ एक खाली आइडिया ही है तो वो इंक्यूबेटर, वो मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कुछ जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ एंड विच आई हैव आल्सो विजिटेड। मैं मतलब खुद देखा हूँ जाकर के कि मतलब इंक्यूबेटर्स एक्चुअली में कैसे वर्कआउट करते हैं। देश पांडे फाउंडेशन इज देयर इन हुबली। आई हैव विजिटेड देयर। वहां पे देखा है कि वहां पे कैसे हर स्टार्टअप, वहां पे कम से कम भी 30-40 स्टार्टअप्स को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रिसोर्सेज दे रहे हैं, उनको जो चाहिए वो दे रहे हैं, वहां पर रहने के लिए जगह दी हुई है, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वहां पे जगह दी हुई है, और एक अलग अलग कैबिन्स बना के उनको सबको दिया हुआ था। पर्सनली आई हैव विजिटेड। तो वो इतना अच्छा लगता है वहां पे जाके देखने में कि यार मतलब हाउ दे हेल्प, मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास में तो वो आपको सब कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो दैट इज बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर डज। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर व्हाट डज इट डू? AIM अटल इनोवेशन मिशन के अंदर जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, it support the establishment of Atal Incubation Center in academic institutions, research organization and industry clusters across India. Academic institutions, research organizations होते हैं ना, वहां पे incubation facilities provide करते हैं। They provide startup with infrastructure, mentorship, networking opportunities and access to funding to accelerate their growth and scale their ventures. पर एक बार तीनों पढ़ लेते हैं, देन वी विल डिफरेंशिएट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर इंक्यूबेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप, नेटवर्किंग, फंडिंग। ऐसे 4-5 पॉइंट्स है जो बार बार रिपीटेटिव होंगी, बट यस यू हैव टू बेयर विद इट। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का ये मतलब हो गया। देन अटल थिंकर्स लैब, अटल थिंकर्स लैब ATL, ये लैब जो स्कूल्स के अंदर एस्टैब्लिश होती है। स्कूल के अंदर जो लेबोरेटरीज होती है ना, अगर आपने अब 9-10 के स्टूडेंट्स, अगर आप 9-10 में जब भी था आप साइंस लैब्स होती थी, 11-12 के अंदर अगर आप साइंस लेकर रखा आपने सब्जेक्ट तो लैब्स होती है। तो वहां पे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लैब्स सेटअप करते हैं स्कूल्स के अंदर। वहां पे अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो आप उन लैब्स के अंदर, अपनी स्कूल की लैब के अंदर उसको टेस्ट करो। वहां पे आप उसको, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाते हैं। अभी कई बार जब अपन भी स्कूल्स में थे अपने को प्रोजेक्ट आते थे कि अपन ऐसा बना सकते हैं वैसा बना सकते हैं, लेकिन मेनी टाइम्स वी आर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, वी कैन नॉट एग्जीक्यूट दैट। टू एड्रेस दैट इशू अटल थिंकर्स लैब एक कॉन्सेप्ट आया है, एक मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कीम आई है जहां पे स्कूल के अंदर लेबोरेटरीज के अंदर आपको बेसिक नो चीजें प्रोवाइड की जाती है ताकि आपका जो बिजनेस आइडिया आप उसको एग्जीक्यूट कर सको। तो इट इज these are innovative labs which are established, which are set up in schools across India to foster creativity, problem solving skills and hands on learning among students. These labs provide students with access to tools, equipment, mentorship, and ideate, prototype, and develop innovative solutions to the real world problems, nurturing the spirit of entrepreneurship from a young age. मतलब young age से ही आपके अंदर एक entrepreneurship का कीड़ा जगाने के लिए अटल थिंकर्स लैब स्कूल्स के अंदर ही क्या लोग ये प्रोवाइड करते हैं, ये लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं सारी की सारी, जो कि एक अगर आपके पास बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए होगी। कोई भी तरह की आपको क्रिएटिविटी प्रोवाइड करने, मतलब किसी भी तरह का क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाना है, किसी भी तरह की प्रोडक्ट सर्विस बनानी है, क्रिएटिव सर्विसेज बनानी है, तो आपको वो सब कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो दोस दैट इज द वर्क ऑफ अटल थिंकर्स लैब। और इसमें दिया हुआ है कि दीज आर लॉन्च्ड एट अबाउट 10,000 स्कूल्स। मतलब अटल थिंकर्स लैब्स ये जो है, ये आज कम से कम 10,000 स्कूल्स से भी ज्यादा के अंदर ये आज चल रही है। ठीक है, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स। अब यहाँ पे वर्ड दिया हुआ कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक रीजन को टारगेट कर रहे हैं। एक ऐसे, अब क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों के अंदर तो कैसे भी करके आपको कोई ना कोई मतलब मिल जाता है जो आपको मतलब हेल्प आउट कर देता है, लेकिन अर्बन एरियाज के अंदर, सॉरी रूरल एरियाज के अंदर, सेमी अर्बन एरियाज के अंदर, पीपल फ्रॉम लोअर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, पीपल फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नॉट बीइंग ऑफेंसिव बट या इन लोगों के पास में रिसोर्सेज कम अवेलेबल होते हैं। अगर कोई गांव का बंदा है तो उसके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं रहेंगे कि वो अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाए। To help those kind of people, there is Atal Community Innovation Centers. Atal Community Innovation Centers, ACICS. Atal Community Innovation Centers. These are community centric. As I told you, the word given is community. These are community centric innovative hubs established
at the district level to promote grassroots innovation and entrepreneurship. ठीक है? These centers provide support to innovators, artisans, and entrepreneurs from rural and semi-urban areas, enabling them to develop and commercialize their product and services, their product and ideas. तो बेसिकली एक गांव के बंदे को अगर आपको हेल्प करना है तो आपको अटल कम्युनिटी इनोवेटिव सेंटर्स, अब क्या हो सकता है, आप तीनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं. अटल इंक्यूबेटर सेंटर AIC के बारे में अपन ने पढ़ा, तो ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑल द नेटवर्क फंडिंग अपॉर्चुनिटीज रिसोर्सेज सब कुछ प्रोवाइड करते हैं to all kind of people. So that is basically the first part of Atal Incubation Center, research institutions वगैरह हो गया. Then there is second Atal Thinkers Lab. Atal Thinkers Lab क्या करता है? Thinkers Lab schools के अंदर labs establish करता है ताकि बच्चों को young आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, तो उसको वो लोग आराम से एग्जीक्यूट कर पाए. बैटरी इज लो, गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट पुट लैपटॉप ऑन चार्ज. या तो अटल इनोवेशन सेंटर, अटल थिंकर्स लैब के बारे में पढ़ लिया. नाउ द थर्ड पार्ट है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स. कम्युनिटी मतलब स्पेसिफिक कम्युनिटी को अगर टारगेट कर रहे हैं तो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू कि हमको कहां पे डिफरेंशिएट करना है. एक आपको एमसीक्यू दे सकते हैं जहां पे बताएगा कि ऐसा ऐसा केस स्टडी है, अब आप इसमें से आइडेंटिफाई करोगे आपको कौन सी स्कीम ऑफ नीति आयोग विच विल हेल्प यू आउट. तो ऐसे चार ऑप्शन दिए रहेंगे कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, कि अटल थिंकर्स लैब है, या फिर अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स है. तो क्या वहां पे आपको राइट ऑप्शन होगा? डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग विल हैव टू टेक द राइट आंसर. अगर स्कूल से रिलेटेड बोला है कि वहां पे लैब्स एस्टैब्लिश की हुई है तो आप बोलोगे अटल थिंकर्स लैब है. अगर बोला है कि हम लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को टारगेट कर रहे हैं, पीपल फ्रॉम लोअर बैकग्राउंड, पीपल फ्रॉम सेमी अर्बन एरियाज, पीपल फ्रॉम वेरी रूरल एरियाज को हम लोग अगर टारगेट कर रहे हैं तो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स आएगा. एंड अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स आएगा जब वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि हम लोग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री क्लस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं. उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, हैंड्स ऑन लर्निंग, ये सब अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनको. रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं नेटवर्किंग के लिए, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर का स्कीम के अंतर्गत आएंगे. ठीक है, ऑलराइट. तो नीति आयोग का काम हो गया. अब क्या होता है इनका? एक्सेस टू इंक्यूबेशन फैसिलिटीज, मेंटरशिप, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, फंडिंग सपोर्ट होता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती है, रिकॉग्निशन, विजिबिलिटी थ्रू नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स. नेशनल और इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आपको क्या है? रिकॉग्निशन मिलता है. तो दीज आर सर्टेन इनिशिएटिव्स, बेनिफिट्स फ्रॉम various support measures and incentives, ठीक है, which are provided. Now, Small Industrial Development Bank of India, there is SIDBI. SIDBI के बारे में आपने CA फाइनल ऑडिट के अंदर पढ़ोगे, बैंक्स का चैप्टर आएगा, बैंक ऑडिट के चैप्टर के अंदर SIDBI का नाम वहां पे पढ़ोगे. तो SIDBI बेसिकली एक principal financial institution है which is wholly owned by the government of India. It is a principal financial institution which is wholly owned by government of India. Focus is on promoting and financing small and medium enterprises in the country. Small and medium enterprises को support करने का इनका काम है. एक सेकंड, गिव मी अ मिनट प्लीज. Right. Just a second. Yeah. Correct. So SIDBI का काम क्या होता है? SIDBI is basically a principal financial institution which is wholly owned by the government of India, which majorly supports MSME, medium, small, micro, small and medium enterprises को basically जो support करता है वो MSME को help करने के लिए SIDBI का role is very very important. तो ये लोग क्या करते हैं? Main target is on MSME. ठीक है, अभी सिडबी के द्वारा एडमिनिस्टर्ड सेवरल स्कीम्स एंड प्रोग्राम स्पेसिफिकली डिजाइन टू केटर द फंडिंग नीड्स ऑफ स्टार्टअप एंड अर्ली स्टेज वेंचर्स. स्टार्टअप्स की अर्ली स्टेज वेंचर्स की फंडिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हेल्प आउट करते हैं. अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हो तो आपको सिडबी के थ्रू बेनिफिट्स मिल सकता है. अब सिडबी की क्या की स्कीम्स है उसके अंदर एक आता है सिडबी स्टार्टअप मित्र पोर्टल. इट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इज लॉन्च टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बिटवीन स्टार्टअप इन्वेस्टर, मेंटर, इंक्यूबेटर एंड अदर स्टेक होल्डर्स. जैसे अपन ने वहां पे भी सीखा था, कहाँ पे डीपीआईआईटी के अंदर सीखा था, वैसे ही यहाँ पे सिडबी का स्टार्टअप मित्रा पोर्टल होता है जहाँ पे इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर्स, potential customers, entrepreneurs, founders from different sectors, they all are there on a single platform. अगर एक जने को किसी दूसरे की मदद चाहिए होती है तो वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू हेल्प ले सकता है. The portal serves as a one-stop destination. It is a one-stop destination for startups to showcase their business idea,
connect with potential investors, access mentorship and advisory services, and explore funding opportunities. So these are certain बेसिकली एक स्टार्टअप इंडिया हब के बारे में अपन ने पढ़ा था ना, सेम टू सेम वैसे स्टार्टअप इंडिया मित्र पोर्टल के अंदर सब तरीके के मित्र अवेलेबल होते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट. नाउ सिडबी मेक्स इन इंडिया a make in India soft loan fund for micro, small and medium enterprises. Should be make in India funds for MSMEs. So this is basically called as a SMILE. इसका पूरा का short form में होगा SMILE. It is a dedicated scheme which is launched by SIDBI to provide soft loan to MSMEs, including startups, for financing their project cost and capital expenditure requirement. ठीक है, फंडिंग रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए होता है. दिस स्कीम इंडिविजुअल स्टार्टअप्स कैन अवेल कोलैटरल फ्री टर्म लोन एट कंसेशनल रेट्स. सिडबी मित्र पोर्टल के अंदर डिफरेंट पीयर्स, डिफरेंट इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, जहां पे वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस आइडिया को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करते हैं. लेकिन सिडबी मेक इन इंडिया एमएसएमई जो ये फंड सॉफ्ट लोन फंड, ये वाला जो पोर्टल है, ये वाला जो स्कीम है, इसके अंदर ये लोग कोलेटरल फ्री टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट. Collateral free term loan at concessional interest rate, if it is provided, then you have to tick the right option as SIDBI. You will say SIDBI make in India soft loan for MSMEs. So this is the right option. तो अगर आपको collateral free term loan at concessional rates ऐसा करके कुछ दिया हुआ है, या फिर कोई soft loans के बारे में बात की हुई है MSMEs को, तो आप पॉइंट नंबर स्कीम नंबर बी के अंदर आप टिक करके आओगे. देन SIDBI वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्टार्टअप, SVCF. Venture capital fund which is managed by SIDBI, aimed at providing equity and quasi-equity financing to startup across various sectors. एक तो आपको collateral free term loan प्रोवाइड कर रहे हैं, एक आपको इक्विटी के बेस्ड पे आपको कुछ पैसा दे रहे हैं, और सेकेंडली क्वाजी इक्विटी. नाउ व्हाट इज क्वाजी इक्विटी? क्वाजी इक्विटी इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसमें डेट और इक्विटी दोनों के बेसिकली फीचर्स अवेलेबल होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर आपको ओनरशिप मिलता है. ओनरशिप विद रिस्पेक्ट टू लिक्विडेशन के केस में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, आपको डिविडेंड फर्स्ट के लिए मिलता है, तो आपको सम सॉर्ट ऑफ ओनरशिप वहां पे दिया जाता है. लेकिन क्या आपको वोटिंग राइट्स होता है? यस, सम प्रेफरेंस शेयर्स मे हैव वोटिंग राइट, बट मेजॉरिटी ऑफ देम डजंट कैरी एनी वोटिंग राइट्स. दिस इज द concept in law which we have already studied in our C inter levels as well. तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स के केस के अंदर क्या होता है कि एक तरीका का डेट होता है, आपको कभी ना कभी उसका रीपेमेंट करना होता है, करेक्ट ना? आपको रीपेमेंट करोगे उसको. तो प्रेफरेंस शेयर इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर क्वाजी इक्विटी फाइनेंसिंग. इसका एक और एग्जांपल लेते हैं तो काफी तरह के कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, I would say convertible notes, convertible debentures. So all these are examples of quasi equity financing. इसके अंदर डेट का भी कंपोनेंट होता है, इक्विटी का भी कंपोनेंट होता है. कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इक्विटी का कंपोनेंट कैसे होता है? अगर मैंने दिया है कि कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर मैंने दिया है, तो उसमें there is certain amount of percentage as a interest I am paying to the investors who have invested their money into my business. But at a later stage, I will convert that fund जो उन्होंने मेरे को दिया, वो मैं later stage में जाके उसको convert करूंगा. So at present, that is neither a debt, complete debt, neither a complete equity for me. So a convertible instruments जो है is again an example for quasi equity financing. Preference share is also example for quasi equity preference share, quasi equity financing. So अगर कोई वीसी आपको इक्विटी फाइनेंसिंग, क्वाजी इक्विटी फाइनेंसिंग दे रहा है, तो आप कौन सी स्कीम में फॉलो अप करोगे? आप फॉलो अप करोगे सिडबी वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्टार्टअप्स के अंदर आप फॉलो अप करोगे. द फंड सपोर्ट स्टार्टअप्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल, फ्रॉम सीड स्टेज टू ग्रोथ स्टेज, बाय इन्वेस्टिंग इन प्रॉमिसिंग वेंचर्स एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले बिजनेसेस के अंदर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली तीनों के अंदर डिफरेंशिएशन क्या हुआ? मित्र पोर्टल के अंदर लोग कोलैबोरेट होते हैं, अलग अलग लोग, इन्वेस्टर हो गया, एक्सेलरेटर हो गया, इंक्यूबेटर हो गया, देन लाइक अदर मेनी अदर पीपल, वो लोग सब कोलैबोरेट होते हैं उसके. ठीक है, सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन्स फॉर एमएसएमईज. इसके अंदर क्या करते हैं? कंसेशनल रेट्स पे लोन प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज कोलैटरल फ्री आल्सो प्रोवाइडेड. तो आप ये वाली स्कीम पे टिक करके आओगे. लेकिन अगर ऐसा बोल दिया कि एक वेंचर कैपिटल फंड है, वो क्वाजी इक्विटी और इक्विटी फाइनेंसिंग अगर आपको दे रहा है तो अर्ली एज स्टार्टअप और स्टार्टअप इन द वेरी अर्ली स्टेज, तो फिर आप क्या टिक करके आओगे? तो आप बोलोगे सिडबी वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्टार्टअप, सिडबी वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्टार्टअप. दैट इज द नेम. दीस नेम्स यू हैव टू रिमेंबर इफ यू, अगर आपको एग्जाम पास करना तो ये नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है. देन एक्सेस टू कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होता है. ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करते हैं, मॉरेटोरियम पीरियड प्रोवाइड करते हैं. They provide mentoring, capacity building, skill development programs, also provide networking opportunities, industrial linkage, market access support. So all of that, all of these is being provided by them. ठीक है. Then National Research Development Corporation, NRDC.
एनआरडीसी का क्या 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 रोल होता है उसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट. So it is to promote and develop a commercialized indigenous technology and innovation originating from research institutions, universities and laboratories across India. अब आपकी जो अभी जैसे आप देखोगे कई तरीके की आईआईटी चलती है, वहां पे अलग अलग लैब्स बनी हुई रहती है, वहां पे इंस्टीट्यूशंस बने हुए रहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज रहती है, यूनिवर्सिटीज की सब ये लोग जो टाई अप करते हैं, सो ऑल ऑफ देम इज डन बाय नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. एक अपन ने पढ़ा था अटल थिंकर्स लैब के बारे में, जहां पे स्कूल्स के अंदर यूनिवर्सिटीज और लैब्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं. सो दैट इज पार्ट ऑफ योर नीति आयोग का पॉलिसी. लेकिन अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज पे इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ में, ठीक है, लेबोरेटरीज अलग अलग लेबोरेटरीज अदर देन स्कूल लेबोरेटरीज, अगर उनके साथ में हम लोग को इनोवेशन टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस प्रमोशन या डेवलपमेंट कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज का, तो देन दैट इज डन बाय नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनआरडीसी. सो दिस इज अ क्लियर डिफरेंशिएशन. स्कूल लेवल पे अगर लैब्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो अटल थिंकर्स लैब के अंदर फॉल करेंगे. लेकिन अगर इनोवेट इंस्टीट्यूशन से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आ गए, उसके बाद में यूनिवर्सिटीज आ गई, वहां पे लेबोरेटरीज आ गई अक्रॉस द कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसको हम लोग रिसर्च नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उन सबको ना टैकल करता है. उनकी उनकी डीलिंग होती है, उनका जो भी होता है वो सब अंडर द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ठीक है. It administers several schemes and programs to support startup and entrepreneurs in accessing and commercializing technologies. Some of the key schemes for startup includes what? Technology Business Incubator Scheme, TBI, Technology Business Incubator Scheme. So supports the establishment operations of technology business incubators in academic institutions, research organizations, and industry clusters. So technology business incubators है academic institutions, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री क्लस्टर्स में अगर आपको कोई भी मतलब हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट कोई भी सपोर्ट चाहिए, तो दिस इज डन बाय टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. This conduct entrepreneurship development program to impart training, skills and knowledge to aspiring entrepreneurs and startup founders. डिफरेंशिएशन समझ सकते हो. अगर सपोर्ट करना है स्टार्टअप्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के या फिर इंडस्ट्री क्लस्टर्स के, अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट्स और ऑपरेशंस को अगर आपको सपोर्ट करना है तो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर स्कीम के अंदर आपको कॉल करना पड़ेगा. सेकंड, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी. सेकेंडली, अगर आपको नॉलेज देना है, स्किल्स देना है, आपको क्या बोलते हैं ट्रेनिंग्स देना है, तो दैट वुड बी फॉलिंग अंडर योर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम व्हिच इज नथिंग बट ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. एंड दीस आर एक्चुअली रियल वर्ल्ड सिनेरियोज. ये सब रियल फंड में रियली यूज होते हैं ये सारे टर्म्स, ये सारी टेक्नोलॉजीज, ये सारे जो नॉट द टेक्नोलॉजी, ये सारी जो स्कीम्स है, these are very very useful in real world. EDP वगैरह ये सब लोग मतलब आप देखोगे ना, मैंने आई हैव डन ऑडिट ऑफ अ वेरी गुड स्टार्टअप, नॉट स्टार्टअप, अ गुड इंक्यूबेटर, ठीक है, तो उसके अंदर वहां पे मतलब ये सब ईडीपी वगैरह ये सारे टर्म्स वहां पे एक्चुअल में यूज होते हैं, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके पीछे वो लोग ईडीपी यूज करते हैं. सो दीज आर रियली यूज्ड इन रियल वर्ल्ड. सो डोंट थिंक ये फालतू से पढ़ने के लिए नहीं, दीज आर रियली रियली यूजफुल इन रियल वर्ल्ड. Technology transfer and licensing. These facilitate technology transfer and licensing agreement between research institutions, inventors and startup interested in commercializing patented technology and innovation. अगर आपको क्या करना है, अगर आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या लाइसेंसिंग अग्रीमेंट करना है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लाइसेंसिंग का स्कीम अवेलेबल होता है आपके पास. तीन स्कीम, सब में तीन तीन स्कीम्स ही आ रही है अभी तक, ठीक है, तो इसके अंदर भी तीन स्कीम में डिफरेंशिएशन. अगर आपको रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, इंडस्ट्री क्लस्टर्स को, यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करना है, उनके एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करना है, तो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर काम आएंगे, स्कीम काम आएगी. अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू अगर आपको ट्रेनिंग देना है, स्किल्स देना है, नॉलेज शेयर करना है, तो आपको टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी का स्कीम आपको यूज में लेना पड़ेगा. अगर आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट बनाना है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लाइसेंसिंग का स्कीम आपके लिए यूजफुल रहेगा. So this is again a clear differentiation between these three schemes. एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स, रिसर्च एक्सपर्टीज आपको मिलता है. टेक्नोलॉजी वैल्यूएशन, वैलिडेशन एंड कमर्शियलाइजेशन, सपोर्ट, ग्रांट्स, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, mentoring, advisory services, business development support, etc. is being provided by them also. So ये सारे के सारे is also provided. Now Indian Patent Office, the point fifth number and the last one under your central level institutions के अंदर the last is Indian Patent Office. Now IPO not initial public offer. This is Indian Patent Office. Now is the primary government agency responsible for granting patents and trademarks in India, administered by the Office of the Controller General of Patent Design and Trademark, CGPDM
PPTTM. So it is administered by the Controller General of Patent Design and Trademark. Controller General of Patent Design and Trademark. It is administered by, so Indian Patent Office is administered by Controller General of Patent Design and Trademark. ठीक है, under the Department of DPIIT, under the DPIIT. ठीक है, IPO plays a crucial critical role in promoting innovation, protecting intellectual property rights, and fostering economic growth in the country. It reduces the cost of filing a patent. अगर आप पेटेंट के लिए फीस फाइल करो आपको लाखों में फी पे करनी पड़ती है. So it helps startups in facilitating, in reducing the cost of filing a patent, ensuring a personal support if required to file for a patent. अगर आप एक ऐसा बंदे हो जिसको इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, मतलब कोई भी नॉलेज नहीं है कि हाउ डू आई गो अहेड विद इट, तो इससे अटल इंडियन पेटेंट ऑफिस एक सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको हेल्प आउट करता है आपके पेटेंट को जल्दी से जल्दी फाइल करने के लिए एट वेरी रिड्यूस्ड कॉस्ट, और आपको एक पर्सनल, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, एक कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अपने पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस को स्मूथली कंप्लीट कर सके. सो दैट इज द रोल ऑफ इंडियन पेटेंट ऑफिस. नाउ इसके अंदर की स्कीम्स क्या क्या है? की स्कीम्स है एक तो पेटेंट फैसिलिटेशन सेल, PFC. ये क्या करता है? इट ऑफर्स सपोर्ट इन पेटेंट फाइलिंग, एग्जामिनेशन, प्रोसिक्यूशन एंड मेंटेनेंस. पेटेंट को फाइल करना है, एग्जामिन करना है, मेंटेन करना है, उसको आपको क्या प्रोसिक्यूट करना है, तो उस सब का हेल्प कौन करता है? पेटेंट फैसिलिटेशन सेल. ठीक है. देन स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, SIPP, SIP, patent scheme for facilitating startup intellectual property protection. It aims to promote innovation and entrepreneurship among startups by providing financial support for filing and prosecuting patent, trademark and design. Promote innovative and entrepreneurship among startups by providing financial support for filing and prosecuting patent, trademark and design. Under this scheme, eligible startups can avail of reimbursement of up to 80% of the patent filing fee and other associated costs. ठीक है. रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ IP प्रोटेक्शन. अभी IP प्रोटेक्शन के लिए आपको बहुत, मैंने बोला ना, लाखों में फी पे करनी पड़ती है, तो आपको 80% तक फीस कम कराने में हेल्प कर सकता है. स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन. देन फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट फॉर स्टार्टअप. अब क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस आइडिया यूनिक है तो देयर आर चांसेस कि अगर वो मार्केट में लीक हो गया तो एनीबडी कैन कम अप विद दैट काइंड ऑफ आइडिया, और जब तक आपका ये पेटेंट फाइलिंग का प्रोसेस होता है ना, तब तक क्या पता वो आपका बिजनेस के जैसे एक बड़ा बिजनेस बना के आ जाए. तो इसके लिए एक फास्ट ट्रैक क्या होता है कि फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट होता है, एग्जामिनेशन प्रोसेस फॉर पेटेंट एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द स्टार्टअप. इससे आपकी पेटेंट एप्लीकेशन को फटाफट से रिव्यू किया जाता है और आपको फटाफट से पेटेंट और ट्रेडमार्क जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से ग्रांट कर दिया जाता है. ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स इनेबलिंग देम टू सेफगार्ड देयर इनोवेशंस, इन्वेंशंस एंड ब्रांड्स फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट एंड अनऑथराइज्ड यूसेज से बचाता है. एक्सपीडिएटेड एग्जामिनेशन एंड प्रोसिक्यूशन प्रोसेस होता है, रिड्यूस करता है टाइम रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग द पेटेंट एक्सेट्रा. ट्रेडमार्क्स and then eligibility for government grants, funding opportunities and tax incentives available exclusively to the startups with patented technology and registered trademark. Increased credibility and market visibility. Credibility और market visibility को भी बढ़ाता है. As patent and trademark signal innovation, quality and reliability to customers, investors and business partners. These are certain scheme initiatives stands benefit startups. Startup को benefit करने के लिए काफी तरह advantages and support measures हैं. This is what we have learned till now. हमने अब तक पढ़ लिया है, सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस को भी अपन ने कवर अप कर लिया है. ठीक है. Okay. Now let us start with some other agencies and the industry associations which are present in India which are doing the work of government. मतलब गवर्नमेंट के जैसे को सपोर्ट कर रही है. अब जैसे इंडस्ट्री एसोसिएशंस और एजेंसीज जैसे कि इंडिया के अंदर BCCI है, तो दैट इज एसोसिएशन. और ठीक है, तो वो क्या करता है? वो क्रिकेट को प्रमोट करते हैं. लाइकवाइज देयर इज एम्स. ठीक है. एम्स हॉस्पिटल के बारे में सुना होगा. तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग हेल्थ केयर को प्रमोट करते हैं, हेल्थ केयर की इंडस्ट्री को मतलब डेवलप करने के लिए वो लोग वर्क कर रहे हैं. सो लाइकवाइज इन स्टार्टअप कल्चर आल्सो देयर आर सर्टेन एजेंसीज एसोसिएशंस, वहां पे जो कि वो लोग स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं. तो लेट अस गो थ्रू इनटू दीस. नाउ मोस्ट प्रोमिनेंट एसोसिएशंस इन इंडिया आर कोफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. तो ये लोग क्या करते हैं? सॉरी, ये प्रीमियर बिजनेस एसोसिएशन है which represents a wide spectrum of industries and sectors. मतलब काफी सारे इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स को ये लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. इन लोग का की रोल क्या रहता है? एडवोकेटिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स. फर्स्ट इज एडवोकेटिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स, सेकंड इज
प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एंड थर्डली फैसिलिटेट बिजनेस नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। तीन चीजें, फर्स्टली इज व्हाट, एडवोकेटिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स, सेकेंडली प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड collaborations and networking businesses, collaborating and networking the businesses, तीन चीजें by कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेगी। इन द सेकंड वन इज बेसिकली योर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI। ये अनदर लीडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन है इंडिया के अंदर। फोकस इज ऑन पॉलिसी एडवोकेसी, ट्रेड प्रमोशन एंड फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें भी तीन चीजें हैं, पॉलिसी एडवोकेसी, वहां पे क्या था, पॉलिसी रिफॉर्म्स था, वहां पे पॉलिसी रिफॉर्म्स था किसमें, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में। यहाँ पे क्या है, पॉलिसी एडवोकेसी। हियर वी हैव ट्रेड प्रमोशन, हियर वी हैव प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड का प्रमोशन करते हैं, एंड फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को फोस्टर करते हैं, एंड यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं बिजनेस नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन को। So I hope the difference between the two is very clear to you. Now the third is Association of Chambers, Associated Chambers of Commerce and Industry in India, which is ASSOCHAM. ASSOCHAM हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। It is a prominent industry body that serves as a catalyst for economic development, trade promotion, industrial growth. यहाँ पे economic growth, trade promotion and क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यहाँ पे तीनों चीजें कवर अप होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सो दैट इज बेसिकली इज पार्ट ऑफ योर एसओकेम। एसओकेम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इस ये पूरा खत्म होने के बाद आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ देन इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ वर्ड सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि आईटी रिलेटेड कुछ ये लोग बात कर रहे हैं। अगर एग्जाम में आया कि आईटी रिलेटेड एसोसिएशन को कौन लोग हेल्प करते हैं, तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि नासकॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नासकॉम, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज जो वर्ड आया ना, इस वर्ड से आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर कंपनीज। सॉफ्टवेयर कंपनीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आईटी कंपनीज भी बोलते हैं, राइट। सो दे नासकॉम इज द प्रीमियर ट्रेड एसोसिएशन फॉर द आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब अगर एमसीक्यू के अंदर आता है कि आईटी इनेबल इंडस्ट्री को कौन लोग प्रमोट करते हैं, कौन लोग अदर एजेंसीज है जो उसको प्रमोट करते हैं, तो यू विल हैव टू आंसर द आंसर एज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, विच इज बेसिकली नासकॉम। एंड ग्लोबल आईटी, मतलब आईटी रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड आया तो बस याद रखना कि नासकॉम उसका आंसर होने वाला है, ठीक है। देन इंडियन एंजल नेटवर्क्स, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंजल नेटवर्क्स इन इंडिया कंप्राइजेस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस लीडर्स हु इन्वेस्ट इन अर्ली एज स्टार्टअप्स। इंडियन एंजल नेटवर्क्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा आगे पढ़ के डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज बेसिकली द की डिफरेंसेस बिटवीन द फाइव। So let us go through once again all of them. Just give me a minute. See. So in your Confederation of Indian Industry, we understood about advocating policy reforms. हम लोग advocate करते हैं. We do represent the policy reforms which are required in the industries and in the sectors. So that is advocating. We are advocating policy reforms. We are doing what, we are promoting economic growth, and thirdly we are facilitating and collaborating. We are facilitating business networking and collaboration. हम लोग फैसिलिटेट करते हैं बिजनेस की नेटवर्किंग को और कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करते हैं। दिस इज डन बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नाउ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI क्या करता है, ये लोग फोकस इज ऑन पॉलिसी एडवोकेसी, यहाँ पे एडवोकेटिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स, focus is on policy advocacy, trade promotion and fostering entrepreneurship. So that is the second difference. That is the second. These are 3 points in basically FICCI. Then SOCM के अंदर this is basically catalyst. This is the catalyst for economic development, trade promotion and industrial growth. Just give me a second, okay? Give me a second. Just a second. I'm just finding out something for that, you'll have a better understanding if I can get it. Otherwise, I will, post it on Telegram separately. Federation of Indian Organization. Start with. Let's see if I can get it.
It is involved in organizing work. Okay, let's leave it. I'll just see if I can post something. Okay, let's leave it. Don't pay any attention to it. Now, NASSCOM, National Association of Software and Service Companies. जैसे कि हमने बात किया था आईटी रिलेटेड अगर कोई भी बड़ा था तो हम लोग क्या करेंगे NASSCOM पे टिक करके आएंगे. इंडियन एंजल नेटवर्क्स बेसिकली एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स जो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हुए हैं वो लोग प्रमोट करते हैं दूसरे लोगों को, तो उन्होंने एक अपना नेटवर्क बना के रखा है, वो लोग प्रमोट करते हैं अदर बिजनेसेस को, तो उन्होंने एक नेटवर्क बना के रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन एंजल नेटवर्क. ऑलराइट, नाउ की इनिशिएटिव फ्रॉम एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन के की इनिशिएटिव्स क्या है, इस पे अपन दो के बारे में बात करेंगे. एक है अशोकम एंड सेकंड इज एफआईसीसीआई. तो सबसे पहले अशोकम, actively involved in supporting startups and fostering entrepreneurship through various initiatives aimed at promoting innovation, providing mentorship, facilitate funding and advocating of policy reforms. Now what are the key initiatives which are part of your ASSOCHAM? सबसे पहले तो स्टार्टअप लॉन्च पेड. इसमें क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप का, शोकेस द इनोवेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द entrepreneurs, showcase their innovation products and services to the investors, potential customers and for the collaboration के purposes के लिए स्टार्टअप लॉन्च पेड का एक इनिशिएटिव है जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को शोकेस करते हैं टू द इन्वेस्टर्स, कोलैबोरेटर्स एंड द पोटेंशियल कस्टमर्स. सेकंड इज बेसिकली अ स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम. इसमें क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं. स्टार्टअप को एक्सेलरेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, मेंटरशिप चाहिए होगी, ठीक है, उसको उनको ट्रेनिंग चाहिए होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रिलेटेड वर्कशॉप, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स. So these are basic characteristics of a startup accelerator program. They offer mentorship, training and capacity building workshop to early age startups. ये आपको ना याद ही करना पड़ेगा. There is no alternative of रट्टा मारने का. इसको आपको एक बार दो तीन बार आप पढ़ोगे ना तब जाके आपको वर्ड्स दिमाग में सेट होंगे, अदरवाइज एक बार में तो कुछ भी नहीं होने वाला है. ठीक है, तो प्लीज दो तीन बार रीड देना इसको, एक दो बार सुनना वीडियो को, तो आपको दिमाग में सेट बैठ जाएगा कि ये कैसा है. लॉन्च पेड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को शोकेस करते हैं टू द इन्वेस्टर्स को, टू द कोलैबोरेटर, टू द कस्टमर्स को फॉर द पर्पस ऑफ कोलैबोरेशन. एक्सेलरेटर प्रोग्राम में एक्सेलरेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है, ट्रेनिंग चाहिए होता है, स्किल्स चाहिए होता है, कैपेसिटी चाहिए हमको, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. सो ऑल दैट इज प्रोवाइडेड बाय स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम. देन देयर इज पॉलिसी एडवोकेसी. अब पॉलिसी एडवोकेसी मतलब पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ में ये लोग कंटिन्यूअसली टच में रहते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ for the purposes of representing the interest of startup in the area such as taxation, intellectual property and ease of doing business and access to finance. तो मतलब इससे रिलेटेड एक्टिविटीज में ये लोग गवर्नमेंट के साथ में फ्रीक्वेंटली टच में रहते हैं पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाने के लिए, ताकि मतलब जो बिजनेस हो सके वो अच्छे से आसानी से हो सके. ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्टार्टअप्स की, जो मतलब अभी ऐसा तो है नहीं कि सब बिजनेस ओनर्स एक साथ जा सकते हैं. तो एक एसोसिएशन होता है जहाँ पे कोई प्रेसिडेंट होता है, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, किसी को सेक्रेटरी बनाया जाता है. तो ऑल ऑफ देम गो रिप्रेजेंट द एंटायर, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर 5 10 15 20 जने जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो एंटायर कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं. सो लाइक वाइज एसोसिएशन के अंदर भी कुछ चुनिंदा लोग जो पूरे के पूरे लोगों को, सारे जो उसके मेंबर्स है अपने एसोसिएशन के, उनको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, देन इंक्यूबेशन एंड कोवर्किंग स्पेस. ये लोग क्या करते हैं अपने ये इसके साथ में इंक्यूबेशन के बारे में अपन ने दो तीन बार ऑलरेडी समझा चुका हूं. तो इंक्यूबेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड को वर्किंग स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं. स्पेस मतलब एक साथ काम करने के लिए भी जगह ये लोग प्रोवाइड करते हैं. एसोसिएशन होता है जहाँ पे, जैसे मैंने अपना एग्जांपल बताया था कि मैंने एक विजिट किया था एक रियल मतलब फाउंडेशन को, जहाँ पे वो लोग वहां पे काफी सारे स्टार्टअप्स को उन्होंने जगह देके रखी थी, काम करने के लिए स्पेस देके रखा था. सो ऑल दैट, so basically these are certain initiatives which are being taken by the ASSOCHAM. Now then there is FICCI, that is Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, the forefront of supporting startups and fostering entrepreneurship through various initiatives aimed at capacity building, access to funding, policy advocacy. Same to same वो वाला इससे related है, लेकिन इसके कुछ initiatives अलग है. Some similar आप पाएंगे कि जो वहां पे थे वही इसके अंदर है. So let us read. Startup Accelerator Program. ये Accelerator Program provide intensive mentoring, training and networking opportunities to early age startups. ठीक है, ट्रेनिंग मेंटरिंग वगैरह सेम वही पॉइंट्स ये लोग भी प्रोवाइड करते हैं. इन्वेस्टर कनेक्ट प्लेटफॉर्म, कनेक्ट फैसिलिटेट मैच मेकिंग बिटवीन स्टार्टअप एंड इन्वेस्टर, इनेबलिंग स्टार्टअप टू पिच देयर आइडिया एंड सिक्योर फंडिंग. आपको प्रोडक्ट एक्स चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट एक्स है और एक
इन्वेस्टर है जो कि इंटरेस्टेड है, एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है जो कि इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दैट काइंड ऑफ सेक्टर, मतलब आपका जो प्रोडक्ट एक्स है वो लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करता है, एंड दे आर इंटरेस्टेड इन एंड द इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस जो कि जिसका प्रोडक्ट आपका सेक्टर का है, मतलब जिस सेक्टर का आपका प्रोडक्ट है उस सेक्टर के अंदर वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टर्स को जिनको एक पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है और आपके पास में वो प्रोडक्ट है जो कि इन्वेस्टर की नीड्स को मीट कर सकता है, तो ये लोग एक क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो कि फैसिलिटेट करता है मैच मेकिंग बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स। ऑलराइट, देन थर्ड वन, स्टार्टअप पॉलिसी एडवोकेसी। तो इसका एक इनिशिएटिव होता है कि पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू एडवोकेट फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स दैट सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आने में मदद करते हैं। स्टार्टअप कॉन्क्लेव्स एंड समिट, काफी सारे कॉन्क्लेव्स होते हैं, स्टार्टअप समिट्स होते हैं। अगर आप देखोगे कई बार काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स डालते रहते हैं कि आज स्टार्टअप का समिट ये हुआ, आज वहां पे वो हुआ, तो मेनी टाइम्स ये लोग स्टार्टअप कॉन्क्लेव समिट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। All right. Now moving on to the last topic of this chapter, which is basically the angel networks. And hopefully within next 10-15 minutes, we shall wrap it up. Angel networks. So these are a group of individual investors who pool their resources to invest in early age startups. These investors, known as angel investors, typically provide seed funding, mentorship, strategic guidance to startup in exchange for equity ownership in the company. अभी जैसे कि आपने देखा होगा शार्क अनुपम मित्तल, अगर आप शार्क टैंक इंडिया देखते हो, तो he is an angel investor. He is invested in more than 100 companies. How he has done that? He has been providing guidance, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो नॉलेज है, उनके जो नेटवर्क्स है वो लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो मतलब नए नए फाउंडर्स है, जो डिफिकल्टीज अनुपम मित्तल ने फेस करी थी वो उनको ना फेस करनी पड़े, बिकॉज ही इज नाउ एट अ वेरी हायर लेवल, तो उनको सब मालूम है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसका सॉल्यूशन भी क्या होता है। तो ही हैज बीन नॉट लाइक ऑलमोस्ट एवरी एंजल इन्वेस्टर्स, उनको सबके पास एक्सपीरियंस रहता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसा निकाला जा सकता है, उनके पास सब रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल बन चुके हैं अभी। तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, अपने एक नेटवर्क्स बनाते हैं जिससे कि वो लोग नए नए स्टार्टअप्स को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। जैसे शार्क टैंक इंडिया है, तो ये भी एक तरीके का आप लोग बोल सकते हो एसोसिएशन या फिर एजेंसी जो कि मतलब नए नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है, ताकि जो लोग वहां पे, आप देखोगे अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, तो वहां पे कई कई बिजनेस ओनर्स ऐसे आते हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी का कमाई वहां पे लगा देते हैं, बट दे आर स्टिल नॉट हैविंग अ प्रॉपर प्रोडक्ट। तो फिर ऐसे लोग जो एंजल नेटवर्क्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो और पैसा डाल के अपने प्रोडक्ट को वायबल बना सके और उससे अच्छा अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके, बिजनेस को सस्टेन कर सके। ऑलराइट, नाउ लेट अस लर्न हाउ एंजल नेटवर्क्स एंड वर्क एंड हाउ दे सपोर्ट स्टार्टअप। तो वो लोग कैसे काम करते हैं? सबसे पहले तो मेंबरशिप। Angel networks consist of accredited investors who have the financial means and expertise to invest in startup. तो इनका these individuals may include successful entrepreneurs, business executive professionals, high net worth individuals interested in supporting early age startup. early stage startup, तो मतलब ये लोग बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दिया है कि कौन कौन मेंबर्स होते हैं इसमें, मेंबरशिप कौन कौन लोग मेंबरशिप ले सकते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स जिनके पास अच्छे फाइनेंशियल मीन्स है, एक्सपर्टीज है, जिनके पास में जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव्स है, प्रोफेशनल्स है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो दीज कुड बी द मेंबर्स ऑफ दिस। डील का सोर्सिंग, मतलब डील कैसे सोर्स होती है, डील सोर्सिंग, डील्स एक्टिवली स्काउट फॉर प्रोमिसिंग स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज। तो ये लोग क्या करते हैं ना, एक्टिवली स्काउट, मतलब दे एक्टिवली लुक फॉर प्रॉमिसिंग स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज थ्रू वेरियस चैनल्स, जैसे कि रेफरेंस फ्रॉम मेंबर्स, पिचिंग इवेंट्स, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर, इंडस्ट्री नेटवर्क। अब इन लोग के पास में काम कैसे होता है? तो सबसे पहले मेंबरशिप बनती है, कौन कौन के मेंबर्स हो सकते हैं वो अपन ने देखा। अब डील कैसे आती है, इनको कैसे पता चलता है कि कौन सा बिजनेस में मेरे को इन्वेस्ट करना है? जैसे शार्क टैंक इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां से उनको मालूम पड़ रहा है कि नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं और इस बिजनेस में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो उस बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स। इंक्यूबेटर्स बेसिकली जो एक स्टार्टअप को इनिशियल स्टेज में फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब उनको और आगे बढ़ना है, तो फिर वो कहां से, सबको तो पैसे कहां से, इतना पैसा कहां से लेके आएंगे? तो इसलिए फिर वो रीच आउट करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स को, एंजल इन्वेस्टर्स के नेटवर्क को, कि यार हमारे पास एक इतना अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वी हैव डन द इंक्यूबेशन प्रोसेस ऑफ इट, नाउ दे वांट टू एक्सपेंड इट फर्दर, नाउ यू शुड इन्वेस्ट इनटू दैट बिजनेस और नॉट, दैट इज योर चॉइस। तो वो लोग, उनके पास एक प्रपोजल लेके, तो एक इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स पे वही काम करते हैं। पिचिंग इवेंट्स होते हैं कई जगह पे, पिचिंग। अभी शार्क टैंक इंडिया के अलावा आपने देखा होगा रील्स वगैरह आती है जहाँ पे भारत पे के फाउंडर अपने अश्विनी ग्रोवर साहब बैठे रहते हैं और उनके अलावा दो तीन जने और बैठे रहते हैं। चाहे सुट्टा बार का वो फाउंडर बैठा रहता है, प्रफुल्ल बिल्लोरे भी वहां बैठा रहता है। तो वो लोग अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज आउट ऑफ शार्क टैंक इंडिया। मतलब शार्क टैंक इंडिया के अलावा भी वो लोग अपने इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं।
तो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ डील सोर्सिंग, तो यहाँ से भी उनको डील्स मिल जाती है। ड्यू डिलिजेंस बेसिकली एक कंप्लीट चेक करते हैं कि आप अपने बिजनेस के बारे में जो बता रहे हो वो करेक्ट है कि नहीं है। सो दैट इज अ प्रोसेस विच एवरी बिजनेस एवरी डील हैज टू गो थ्रू। अगर आपका शार्क टैंक इंडिया पे देखोगे जितने भी बिजनेसेस वहां पे चलते हैं ना, जितने भी वहां पे बेसिकली डील्स होती है, उन सबका वहां पे टीवी पे दिखाते हैं कि उनको फंडिंग मिल गई, लेकिन दैट फंडिंग इज सब्जेक्ट टू ड्यू डिलिजेंस। मतलब ड्यू डिलिजेंस अगर रिपोर्ट अच्छी आई, आपके बारे में सब कुछ अच्छा आया, आपने बिजनेस के बारे में जो जो बताया, आपने रेवेन्यू जो बताया, आपने जो कॉस्ट बताया, आपने जो कस्टमर्स बताया, आपने अपने जो कॉन्टेक्ट्स के बारे में बताया जो रेवेन्यू जनरेट करके देंगे फ्यूचर में, अगर वो सब सच होते हैं, आपके फाइनेंशियल्स बराबर से होते हैं और ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के थ्रू पता चलता है, और अगर वो बराबर होता है तो ही आपका इन्वेस्टमेंट जाता है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट डजंट गो थ्रू। So that the due diligence is also a very major part of the entire investment process. ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट, अगर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बराबर से निकला तो फिर आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, और आपको जो टीवी पे दिखाते हैं कि हम लोग 10% स्टेक लेंगे फॉर 1 करोड़ रुपीज, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन एस्टेब्लिश होकर के आपको इक्विटी भी मिलता है, मतलब इन्वेस्टर्स को इक्विटी मिलता है और आपको फंडिंग भी मिलता है। एंड लास्ट इज मेंटरशिप एंड सपोर्ट। अब इक्विटी देने के बाद में एंजल इन्वेस्टर्स का मेन पर्पस ये रहता है कि ये लोग डायरेक्टली बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली उनको मेंटरशिप देते हैं। आप देखोगे कि वहां पे कई बार होता है कि हम लोग को 5% इक्विटी चाहिए, लेकिन वी नीड 35 आवर्स फ्रॉम यू, मतलब आपका 35 आवर्स का मेंटरशिप हमको चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड बाय mentors, that is also being provided by the angel networks, angel investors, as in the form of mentorship and support. All right, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, you can read it on your own now. Identifying some angel networks in India. Now most active prominent angel networks in India कौन कौन से हैं? अभी इसके बेसिस पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपके लास्ट वाले पार्ट के अंदर, मतलब आईसीआई मॉड्यूल के अंदर। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ वी विल डिफरेंशिएट कि बेसिकली कौन सा एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क, कौन सा एंजल नेटवर्क विल बी यूजफुल फॉर अस। सबसे पहले तो इंडियन एंजल नेटवर्क, इंडियन एंजल नेटवर्क which was established founded in 2006. It comprises of successful entrepreneurs, industry leaders, investors who provide funding, mentorship, strategic support to early age startup. Basically, successful entrepreneurs, industry leaders, investors who provide funding, mentorship, and strategic support to early age startups. Its focus is on high potential startups across various sectors, including technology, e-commerce, and leverages extensive network, domain expertise, and operational experience to identify and nurture promising startups, helping them scale and succeed in the competitive market. तो बेसिकली इंडियन एंजल नेटवर्क्स के बारे में अपन ने यहाँ पे देखा कि बेसिकली कौन कौन लोग होते हैं, उसके बारे में देख लिया, और उनका फोकस कौन कहाँ पर रहता है। फोकस इज ऑन इन्वेस्टिंग इन हाई पोटेंशियल स्टार्टअप अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। काफी सेक्टर्स के अंदर ये लोग हाई पोटेंशियल स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड इज लेट्स वेंचर। अब यहाँ पे अपन ने देखा कि ये दिस इज अ काइंड ऑफ ऑफलाइन फॉर्म, जहाँ पे मतलब आजकल तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन हो गया, बट मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ ऑफलाइन। ये लेट्स वेंचर जो है इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी हियर व्हाट इट इज गिवन इज, इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स स्टार्टअप विद इन्वेस्टर्स, फैसिलिटेटिंग फंडरेज एंड एंजल इन्वेस्टमेंट्स। मतलब अगर आपको एमसीक्यू में दिया हुआ है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे एक ऐसा एंजल नेटवर्क जो कि इन्वेस्टर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट करता है, एंड इट फैसिलिटेट इन फंड रेजिंग एंड एंजल इन्वेस्टमेंट, तो वो ऐसा कौन सा एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क है? तो दैट वुड बी लेट्स वेंचर। लेट्स वेंचर बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन कनेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को with the startups and which facilitate fundraising and angel investment. And इसका focus is on democratizing access to capital for startups and simplifying the fundraise process through its digital platforms. मतलब अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में अगर आप लोग को बात करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करना है, तो हम लोग बोलेंगे कि इट्स लेट्स वेंचर। लेट्स वेंचर अगर बात करें कि डिजिटली हम लोग को फंडरेज करना है, डिजिटली हम लोग को इन्वेस्टर्स के साथ मीटअप करना है, तो एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क बेसिकली लेट्स वेंचर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Then venture catalyst. Venture catalyst कौन होते हैं? These are the incubators and early age investment networks in India. अब आपके क्वेश्चन के अंदर इंक्यूबेटर वर्ड आ गया या फिर अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ वर्ड आ गया, नेटवर्क आ गया, तो यू विल हैव टू डायरेक्टली चूज वेंचर कैपिटलिस्ट ऑप्शन, बिकॉज दैट इज वेरी, मतलब this is basically kind of एंजल नेटवर्क्स जो कि इंक्यूबेशन रिलेटेड काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड फोकस इज ऑन इन्वेस्टिंग इन डिसरप्टिव स्टार्टअप विद स्केलेबल बिजनेस मॉडल अक्रॉस सेक्टर्स। तो ये वाली लाइन तो आपको समझने को मिलेगी कि सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग का, मतलब क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी पे फोकस रखते हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन पे फोकस रखते हैं, कस्टमर डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये तो सब में कॉमन है। लेकिन जो मेन कीवर्ड है वो मैंने आपको बताया, लेट्स वेंचर में डिजिटली होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म,
वेंचर कैपिटलिस्ट में इंक्यूबेटर का जो मेन वर्ड है और अर्ली एज स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करता है। अगर ये वाला वर्ड आपको दिखे तो आंख बंद करके वेंचर कैपिटलिस्ट पे टिक करके आ जाना, कैपिटलिस्ट पे टिक करके आ जाना। देन पॉइंट नंबर 5 इज 500 स्टार्टअप्स। अब ये जाने पड़े थे ना अपन ने ऊपर, वो सारे इंडिया स्पेसिफिक ही थे। नाउ एक ग्लोबल वेंचर कैपिटल फर्म है 500 स्टार्टअप्स, इट इज आल्सो नोन एज 500 ड्यूरियंस। नाम याद रखना, 500 स्टार्टअप्स या फिर 500 ड्यूरियंस। इट इज अ ग्लोबल वेंचर कैपिटल फर्म एंड स्टार्टअप एक्सेलरेटर। ग्लोबल होता है इनका काम सारा। अगर ग्लोबली अगर कोई पूछा तो आपको बोलना 500 स्टार्टअप्स, कैपिटल फर्म एंड स्टार्टअप एक्सेलरेटर दैट इन्वेस्ट इन अर्ली एज स्टार्टअप वर्ल्ड वाइड अर्ली एज स्टार्टअप्स के अंदर ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। Focus is on investing promising startup across diverse sectors, including technology, commerce. बाकी वही सेम टू सेम repetitive line यहाँ पे आई हुई है। Now the last one is KE Capital. KE Capital it invest in high growth startups across sectors, technology, consumer goods. Same repetitive line है, लेकिन जो इसको डिफरेंशिएट करता है, इट प्रोवाइड्स सीड एंड प्री सीरीज ए फंडिंग। अगर ये वाला वर्ड दिखे आपको तो के कैपिटल के ऊपर टिक करके आ जाना। अलॉन्ग विद मेंटरशिप, स्ट्रेटजी, गाइडेंस, access to extensive network of investors and industry partners. It generates aim is to generate attractive return for investors. ये वाला एक पॉइंट नया है यहाँ पे। aim is to generate attractive return for investors while supporting the growth of disruptive startups in India. So basically के कैपिटल के अंदर क्या दो नई चीजें थी, एक तो ये प्री सीरीज ए स्टार्टअप्स, प्री सीरीज ए फंडिंग और सीड स्टेज और प्री सीरीज ए स्टेज फंडिंग ये वाले प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंडली रिटर्न जनरेट करता है। एम इज टू जनरेट attractive returns for the investors while supporting the growth of disruptive startups in India. So this is basically the differentiation between these 5 angel networks in India. I hope you have understood it. Any kind of doubt, you can reach out to me on the numbers provided and I will try to respond to you very soon as possible. Now let us start with question chapter number 5 के question and answers. कुछ 5 questions ही फटाफट से let us wrap it up. फटाफट से इसको complete कर लेते हैं। अभी 5 मिनट के अंदर इसको complete कर लेंगे। Jaimin was searching online for support for his business idea of using the food waste from restaurants to make natural fertilizers and then sell them to affluent customers who own kitchen gardens. ठीक है, जो किचन गार्डन्स ओन करते हैं उनको अपने को बेचना। तो ऐसा एक ऑनलाइन सपोर्ट के लिए वो क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था। His friend Jayanti asked him to read about government initiatives that could help him. ठीक है, Jayanti also told him about the government has been actively sponsoring young individuals. Which of the following options would not align? You have to be very clear. Which of the following would not align with Jayanti's explanation and government support to startup? मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट और देता है, तो जयंती की एक्सप्लेनेशन के साथ में कौन सा इसमें से मतलब बराबर से वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्यूबेशन देता है। देता तो है भाई, करेक्ट आंसर है इसका। आंसर तो देते तो है गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। क्या गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग भी करके देता है क्या? सम सॉर्ट ऑफ कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसमें ये लोग सब सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। टैलेंट एक्सेस टू बिल्डिंग टेक्निकल टीम्स, क्या टैलेंट का एक्सेस देते हैं क्या? क्या टैलेंट का एक्सेस, ठीक है, सोचेंगे। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन, आईपी प्रोटेक्शन देता है क्या? डेफिनेटली यस। आपको आईपी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, गवर्नमेंट आपको आईपी ग्रांट कर देता है। ये अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो बेसिकली क्या आंसर नहीं होगा इसका, बताओ भाई, सोचो क्या आंसर नहीं होगा इसका। गवर्नमेंट क्या टैलेंट एक्सेस देता है क्या? टीम बिल्डिंग के लिए हेल्प करता है क्या? नहीं। आप अपनी टीम के साथ में गवर्नमेंट के पास में जाते हो, गवर्नमेंट आपको इंक्यूबेशन फैसिलिटीज देता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देता है, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी दे देता है, लेकिन टीम बिल्डिंग में हेल्प नहीं करता है। टीम तो आपको खुद से ही लेके जानी पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, मतलब दिस इज द ऑप्शन व्हिच इज नॉट true about the government. Government doesn't support in these kind of things. Sometimes they do support, but majority of the times they don't, right? Now second question is, which of the following is not an angel investor network active in India? मतलब एक्टिव नेटवर्क नहीं है। अपन ने वेंचर केई के बारे में सुना था, 500 स्टार्टअप्स के बारे में सुना था, वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में सुना था। एस्टर वेंचर्स के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा था। अभी रिसेंटली अपन ने देखा था 5-6 तरीके के वो होते हैं, इसमें इसका जिक्र नहीं था एस्टर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एस्टर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी विल वेरीफाई ऑल द आंसर्स एट द लास्ट। श्रीनिवासन, जो कि एक यूपीएससी का एस्पिरेंट है, वाज आस्क्ड इन द मॉक इंटरव्यू अबाउट द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ एंजल नेटवर्क्स, एंजल इन्वेस्टर्स इन इंडिया। Increasing interest of angel investors in India, which of the following statement would not favor this statement from the interviewer? मतलब इंटरव्यूअर से कौन सा स्टेटमेंट will not favor? Favorable regulatory reforms has increased global investing avenues. क्या फेवरेबल ये सब चीजें आने की वजह से, फेवरेबल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से
एंजल इन्वेस्टिंग बढ़ी है इंडिया के अंदर, डेफिनेटली यस। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एफडीआई ओडीआई, आपने अगर एसपीएम लॉ कर लिया होगा तो आपने फेमा के अंदर बारे में पढ़ा होगा, एफडीआई के बारे में, ओडीआई के बारे में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसे नई नई स्कीम्स लेके आ रही है जिससे कि वो लोग बाहर से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज्यादा इजी कर रही है, मतलब बाहर के बंदे इंडिया के अंदर आसानी से इन्वेस्ट कर सके। तो दैट इज द पॉइंट अबाउट इट। तो मतलब ये तो हो रहा है, दिस इज नॉट राइट आंसर, ठीक है। दिस इज द सेकंड इज ग्रेटर एक्सेस टू हाई इंटरेस्ट रेट कैपिटल। ओ क्या बात कर रहे हो। For affluent Indians and RBI regulated NI repatriation has led to looking back to Indians as the next big bet. क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? Access to high interest rate capital for affluent Indians and RBI regulated NRI repatriation has led to looking back to India as the next big bet. क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा कि इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। थर्ड इज एमब्रेंस ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट हैज बीन फैसिलिटेटेड एंजल इन्वेस्टमेंट्स। अब क्या हो रहा है कि कई आजकल कैसे कितने सारे, जैसे इंडिया के अंदर आप बैठे बैठे इन मनी के थ्रू आप फॉरेन के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इन मनी ऐप होता है, वैसे ही बाहर भी ऐप्स चलते हैं जो कि डायरेक्टली इंडियन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से एंजल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इंडिया के अंदर। एंड लास्टली द सक्सेस स्टोरीज ऑफ यूनिकॉर्न्स एंड हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स हैव अट्रैक्टेड। इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकले हैं इंडिया से, इतने निकल रहे हैं, मतलब हर साल 3-4 मास यूनिकॉर्न निकल रहे हैं इंडिया से। तो दैट मीन्स कि मतलब एक इतना सक्सेसफुल बन रहा है, तो मतलब लोगों को लग रहा है कि इंडिया एक अच्छा बेट हो सकता है अपने पैसे डालने के लिए, तो उससे भी एंजल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो इसका आंसर क्या, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट फेवरेबल? सो दिस स्टेटमेंट डजंट look too good for me, and therefore I will mark this as of now, and we will come back whenever we are discussing the answers. Pulkita was struggling to find a working space for her 15-member team when she was consulted about incubation and co-working space that were funded and provided at subsidized rate. If a startup was to gather interest from public right from the right people, which of the following provides such support to promising startups? मतलब कौन ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपको, बताओ मेरे को, बताइए जी फटाफट से। Pulkita was struggling to find a working space for her 15-member team when she was consulted about the incubation and co-working spaces that were funded and provided at subsidized rate. If a startup was to gather interest from the right people, मतलब अगर उसको एक ऐसा सब चाहिए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, को-वर्किंग स्पेस चाहिए, फंडिंग चाहिए, सब्सिडाइज रेट भी चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सच सपोर्ट, मतलब इनमें से कौन से लोग सच सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोमिसिंग स्टार्टअप स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, डेफिनेटली यस। सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। तो क्या इसका आंसर, ओके, को फाउंडर्स फॉर द ऑफ द स्टार्टअप्स, नए नए स्टार्टअप्स की जो को फाउंडर्स है वो लोग भी ये सर्टेन टाइम्स ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एसोसिएशंस लाइक एसोचैम एंड एफआईसीसीआई, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि वो लोग स्पेसिफिक उनका एक अलग पैरामीटर्स रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दे डू सपोर्ट, राइट। इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। Lastly, Zurving, a digital gaming company, was seeking some support from the central government, which could help them gain speed in launching in the market and getting a fair competitive advantage. They essentially were looking at institutions that could help startup accelerate their product development. ठीक है, enter the market faster and secure a competitive advantage. Which institution would best suit their supporting needs? मतलब इनमें से कौन से institutions ऐसे हैं जो कि उसकी इन needs के साथ क्या कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नीति आयोग, इंडियन पेटेंट ऑफिस, सिडबी या फिर नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसमें से आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर देख रहेगा, फिफ्थ का आंसर इज बी, बेसिकली इंडियन पेटेंट ऑफिस। अब देखोगे ना, इंडियन पेटेंट ऑफिस के अंदर अपन ने जब वहां पे देखा था, वहां पे क्या करता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सिक्योर करने में अपना हेल्प कर सकता है, पेटेंट ग्रांट करने में अपना हेल्प कर सकता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट बनाओगे तो उसका पेटेंट लेना पड़ेगा। दिस सीम्स टू बी द राइट ऑप्शन फॉर मी, राइट। तो आप एक बार वेरीफाई कर लेते हैं आंसर्स को। फर्स्ट का आंसर इज बेसिकली सी, फर्स्ट इज सी। सेकंड का आंसर यहाँ पे दिख रहेगा ए, सेकंड का आंसर यहाँ पे ए हो गया, एस्टर वेंचर्स। थर्ड का इज बी, थर्ड का आंसर देख लेते हैं इज बी। फोर्थ इज बेसिकली डी, फोर्थ का आंसर एक्सटर्नल एसोसिएशंस प्रोवाइड स्पेसिफिक सपोर्ट, नॉट ऑल द सपोर्ट, राइट। एंड फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री वो सब उनका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, अपन ने पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। एंड देन फिफ्थ वन इज बेसिकली कौन से इनमें से हेल्प कर सकता है, तो इंडियन पेटेंट ऑफिस वुड बी द राइट वन फॉर यू टू हेल्प आउट। दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5 and we are done with 5 chapters. Now we will start with chapter number 6, and that's all about it. Any doubt, you can text me. I will try to respond to you as soon as possible. Thank you so much for watching. Thanks a lot.